नमस्ते विद्यार्थियों। हम कक्षा 12 भूगोल विषय में पढ़ रहे थे और उसमें हमारा 7वां अध्याय मानव व्यवसाय चल रहा था। और मानव व्यवसाय में हमने मानव व्यवसाय का जो विभिन्न समय के अंदर उसमें जो परिवर्तन आया उसको हमने पढ़ लिया था। और मानव व्यवसायों का जो वर्गीकरण है वो भी हमने कल देख लिया था। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम किस किस प्रकार का जो विभाजन हुआ वो हमने कल देख लिया था। उसके बाद आज हमें जो देखना है मानव व्यवसाय का जो हमने कल वर्गीकरण देख लिया था। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर क्या सम्मिलित किया जाता है, द्वितीय व्यवसाय से तृतीयक में क्या क्या सम्मिलित है, चतुर्थक में किन किन जो है उन व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है, आर्थिक क्रियाओं को, मानव की जो क्रियाएं उनको सम्मिलित किया गया है, पंचम में किसको किया गया है। इसके बाद हमने प्राथमिक व्यवसाय को देख लिया था कि जो विकसित देश है उसके अंदर जो है 5% से कम लोग या वहां की जनसंख्या जो है प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है, जबकि विकसित देशों के अंदर जो है 95% से अधिक जनसंख्या जो है द्वितीय और तृतीय व्यवसाय के अंदर संलग्न होती है। और प्राथमिक व्यवसाय ने मानव को जितना अब तक जीवन दिया उसमें से 95% भाग पर जो है उसका पोषण किया है। इसके बाद आज हमें प्राथमिक व्यवसाय जो है इसमें निम्न क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है उसको आज हमें देखना था। हम देखते हैं आज सबसे पहले कि मानव के द्वारा जो प्राथमिक क्रियाएं की जाती है उन प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले एक तो किया जाता है शिकार को सम्मिलित, ठीक है, आखेट को। हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक महिला जो है वो किसी पशु का या किसी का शिकार करना चाह रही है, भोजन प्राप्त करना चाह रही है। आखेट शिकार करने को बोलते हैं, ठीक है, हंटिंग जैसे बोलते हैं। दूसरा जो है उसके अंदर एक हमें एक व्यक्ति या एक महिला जो है वो भोजन और वनों से कुछ उत्पाद एकत्रित करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तीसरा जो है मानव व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है वो है लकड़ी काटना, जो हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से किस प्रकार लकड़ी काटी जा रही है। अगला जो है उसमें क्रियाएं सम्मिलित की जाती है मछली पकड़ना, पशुपालन, एक किसान जो है अपने कुछ पशु हैं उनको चरा के ला रहा है या चराने जा रहा है, ऐसा हमें चित्र दिखाया गया है। इसके बाद कृषि को भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। और अंतिम जो क्रिया है वो क्या है इसमें, खनन। कुल मिला के हम इन सब चीजों को देखें तो कल हमने जो पढ़ा था, एक बार उस स्लाइड को देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। तो हम इन सबको देख सकते हैं कि आखेट जो है वो भी सीधा प्रकृति से जो है उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखें तो भोजन एवं वनोत्पाद, वनों से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उनका संग्रहण कर रहा है। प्रकृति से ही जो वनस्पति है प्रकृति के अंदर सम्मिलित की जाती है, जिसकी कटाई कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, व्यवसायिक क्रिया कर रहा है या आर्थिक क्रिया कर रहा है। उसी प्रकार जल के माध्यम से, जल जो वो भी प्रकृति से प्राप्त होता है, उससे जो कोई मछली पकड़ रहा है, ठीक है, और अपनी आर्थिक क्रियाएं करके अपने भोजन के लिए किसी प्रकार से उसका उपयोग कर रहा है। पशुपालन जो है वो भी किया जा रहा है, तो ये भी जो है प्रकृति से सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि जो पशु हैं वो प्रकृति के जन हैं और वनों के अंदर जाके या चरागाहों के अंदर जाके वो घास फूस खाते हैं, वो भी सीधा सीधा उसका प्रकृति से संबंध है। और उसके बाद कृषि भी इसके अंदर आती है। और खनन क्रियाएं हम देख रहे हैं कि खदान है, इसके अंदर से कुछ मजदूर जो है खनन क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। इन सब क्रियाओं को जो 7 क्रियाएं हैं, इन 7 क्रियाओं को प्राथमिक व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखें तो प्राथमिक क्रियाएं का जो है आरेख के माध्यम से भी वर्गीकरण किया जाता है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको 5 भागों में बांटा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। इसमें से सबसे पहली जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक क्रिया के अंदर जो है 7 क्रियाओं को सम्मिलित किया जाएंगे, चित्र के माध्यम से हमने देखा। तो उसके अंदर एक नंबर 1 तो है संग्रहण, दूसरे नंबर पे है आखेट शिकार करना, तीसरे नंबर पे है मत्स्य पालन या मत्स्यन मछली पकड़ना, चौथे नंबर पे कृषि कार्य है, अगला जो है वो वानिकी है, ठीक है, अगला जो है 6 नंबर के ऊपर वो खनन है और 7वें नंबर पर जो है पशुचारण है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो कृषि को जो है इसको भी कुछ भागों के अंदर विभाजित कर रखा है। तो सबसे पहली जो कृषि है वो है जीवन निर्वाह कृषि, दूसरी रोपण कृषि, तीसरी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, चौथी मिश्रित कृषि, पांचवी जो है डेयरी उद्योग या डेयरी कृषि, छठा जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि और पांचवा बाजार के लिए सब्जी खेती के उद्यान लगाना। और अगला जो है वो संगठन के आधार पर भी शक्ति के कृषि जो है उसके कुछ विभाजन किए गए हैं। इसमें जो निर्वाह कृषि है उसके 2 रूप हैं, तो आदिमकालीन कृषि निर्वाह कृषि और दूसरी जो है वो है गहन निर्वाह कृषि। मतलब ये तो हो गई व्यापारिक रूप पे और ये जो है जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है। इसके बाद जो गहन निर्वाह कृषि है उसको भी 2 भागों में बांटा है, चावल प्रधान गहन कृषि और दूसरा चावल से रहित मतलब धान से रहित फसलें, ठीक है। इसके बाद हम देखें कुछ जो क्षेत्र हैं महत्वपूर्ण, जिन क्षेत्रों के अंदर कृषि कार्य किया जा रहा है या प्राथमिक क्रियाएं हो रही है, उसको एक बार हम थोड़ा सा ठीक से देखें कि कौन कौन से क्षेत्रों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।
वैसे इसके 4 जो है भागों के अंदर इसको विभाजित किया हुआ है। सबसे पहला जो भाग है आज हम उसे देखते हैं। संसार में भूमि उपयोग की विभिन्नता की दृष्टि से या भिन्नता की दृष्टि से प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख जो है प्रदेश निम्नलिखित हैं। कुछ प्रदेशों के अंदर इसको विभाजित किया गया है किसकी दृष्टि से? भूमि के उपयोग की दृष्टि से। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। नंबर 1 पर कौन सा आता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं इसके भी कुछ उपभाग किए हुए हैं। तो वो उपभाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए विषुवत रेखीय आर्द्रवन। विषुवत रेखा जो आर्द्रवन है, विषुवत रेखा, ये हम जो है एक संसार का मानचित्र देखते हैं। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया, ये जो है अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ये यूरोप और ये एशिया, कोरिया वाला भाग, ये जापान और ये साइबेरिया वाला भाग होते हुए एशिया पूरा हो गया। और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यहाँ आर्कटिक हो गया। ठीक है, 3 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। 0 डिग्री सॉरी कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद जो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। और अंतिम जो रेखा है वो है मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश। ठीक है, तो इसके अंदर से जो भूमध्य रेखा है कौन सा वाला? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को ही बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को ही बोलते हैं। तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर नियमित रूप से संवहनीय वर्षा होती है। वर्षा होती है रोजाना दोपहर बाद, मतलब 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच साल के 365 दिन जो है बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, तो इन प्रदेशों के अंदर अगर नियमित रूप से बारिश हो रही है, एक तो भूमध्य रेखा है, तो सूर्य जो है उसका तापमान हमेशा रहेगा, तो उष्णता रहेगी। ठीक है, तो विषुवत रेखीय आर्द्रवन रहेंगे, क्योंकि आर्द्रता क्यों रहेगी? क्योंकि नियमित रूप से बारिश हो रही है। नियमित रूप से बारिश होगी तो यहाँ पर सीधी सी बात आर्द्रता होगी और महासागर भी यहाँ पर पास पास में। ठीक है, तो इस क्षेत्रों के अंदर जो है इसको भी उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उष्ण तो है ही, लेकिन क्या है? आर्द्र है, विषुवत रेखा के अंदर पाए जाते हैं, आर्द्र है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखीय आर्द्रवन। अब इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं? एक तो इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है वो है अमेजन नदी, और दूसरा इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है कांगो प्रकार के। दोनों जो क्षेत्र हैं वो विषुवत रेखीय आर्द्रवन के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, जो किसके प्रकार है? भूमि उपयोग के आधार पर प्राथमिक व्यवसाय जो है उनका पहला जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इसके उपभाग हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश। ठीक है, ये तो एक प्रकार से वन प्रदेश हो गए, और ये किस प्रकार के हैं? कृषि प्रदेश है। इसके अंदर किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है? एक तो पूर्वी भारत को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि हमारे वहां पर भी जो गारो, खासी और जयंती है, 3 पहाड़ियां हैं असम मेघालय के अंदर, गारो, खासी और जयंती 3 पहाड़ियां हैं, तीनों कीट के आकार के अंदर है। यहाँ पर भी जो है विश्व की सबसे ज्यादा बारिश 1300 सेंटीमीटर वार्षिक से ज्यादा होती है। यहाँ पर 1300 सेंटीमीटर जो है उतना वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पर होती है। तो इस क्षेत्र में भी नियमित रूप से आर्द्रता, बारिश बहुत ज्यादा होती है तो आर्द्रता रहती है, और यहाँ पर पहाड़ी ढलानों के ऊपर कृषि की जाती है। तो पूर्वी भारत को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, और दूसरा जो है पूर्वी ब्राजील को जो है इस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किया जाता है। किसमें? उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद हम देखें तो आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना। निम्न अक्षांश किसे कहते हैं? देखिए, एक मिनट थोड़ा सा इधर रफ कर लेता हूं मैं। ये हमारा ग्लोब या पृथ्वी है, 0 डिग्री है, इधर 90 और इधर 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश और इधर उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जो जो हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे, तो जो है इधर आएंगे उच्च अक्षांश, और इनसे थोड़ा नीचे आएंगे 0 डिग्री के पास में, जहां 0 डिग्री जितने पास आएंगे वो क्या होगा? निम्न अक्षांश। ठीक है,
0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में अगर हम 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य जाएंगे तो ये होते हैं मध्य अक्षांश। कक्षा 11 में आपने ठीक से पढ़ा होगा इनको, ठीक है। तो उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र उन्हें सवाना वनस्पति, सवाना जो है यहाँ पे सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, घास पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? एक तो सूडान है, दूसरा भारत है और तीसरा क्या है? ब्राजील है। कौन से क्षेत्रों के अंदर? आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना प्रदेशों के अंदर सूडान, भारत और ब्राजील, 3 क्षेत्र जो है इसको सम्मिलित किया जाता है। अगला जो है वो है उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश। उच्च प्रदेश उष्णकटिबंधीय, इसके अंदर जो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिनका जो है एक प्रकार से इनको हम बोल सकते हैं पठार वाले क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। धरातल से थोड़े ऊपर उठे हुए प्रदेश जो हैं, इसके अंदर इथोपिया वाले क्षेत्रों को जो सम्मिलित किया जाता है, इथोपिया प्रकार के। इसके बाद जो अंतिम है वो है मरुस्थलीय प्रदेश। और मरुस्थलों के अंदर एक तो क्या है? सहारा है, अरब वाला है, थार का मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, मध्य एशिया के अंदर जो कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं, मंगोलिया हो गया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी और सहारा जो है ये 2 अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बुश्मेन जनजाति के बारे में हमने पढ़ा, तो बुश्मेन जनजाति जो है वो भी कालाहारी मरुस्थल के अंदर निवास करती है। अरब जो है ये एशिया वाला पार्ट है, जो खाड़ी प्रदेश है, वहाँ पर थार का मरुस्थल भारत में पाया जाता है। मध्य एशिया के अंदर हो गया, जो चीन के अंदर मरुस्थल पाए जाते हैं वो मंगोलिया, चीन से और साइबेरिया के ऊपर वाला भाग है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी मरुस्थल का हमने देख लिया। इसके आगे जो हम अगला जो क्षेत्र पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।